हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना पहला क्लास फाइनेंशियल और बैंकिंग करंट अफेयर्स का करेंगे। तो देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो फाइनेंस के न्यूज में जो एक बड़ा न्यूज अभी सामने आ रहा है वो PFRDA से रिलेटेड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में अभी पेंशन फंड का मैनेजमेंट एक बड़ा बिजनेस बन गया है, फाइनेंस का मैटर है। इसी कारण से पेंशन फंड के रेगुलेशन के लिए एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटर है, PFRDA। तो PFRDA का एक न्यूज आया है कि श्री एस रमन्ना PFRDA के नए चेयरमैन बनेंगे। वे श्री दीपक मोहंती को रिप्लेस करेंगे। ये जो श्री एस रमन्ना हैं वो वर्तमान में अभी डिप्टी कैग हैं। ऐसे तो भारत के संविधान में कैग के संबंध में बताया गया है आर्टिकल 148 से 151 तक, और केवल एक कैग के बारे में बताया। कैग तो एक ही होते हैं, लेकिन क्योंकि काम काफ़ी बड़ा होता है, विभागीय काम काफ़ी बड़ा होता है, तो 4 डिप्टी कैग होते हैं, है ना। तो उन्हीं में से एक डिप्टी कैग श्री रमन्ना है, वो श्री दीपक मोहंती को रिप्लेस करके PFRDA के नए चेयरमैन बनेंगे। उसी तरह से अभी रणदीप सिंह जगपाल को PFRDA में अपॉइंट किया गया। ये वैसे तो पहले से ही PFRDA में थे, लेकिन श्री जगपाल को अभी लॉ मेंबर बनाया गया है। अब PFRDA जो है उसमें एक डायरेक्ट चेयरमैन होते हैं और 3 होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। ये एग्जामिनेशन का बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कौन होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, पर्टिकुलर जो रेगुलेटर होता है, तो पर्टिकुलर रेगुलेटर में कितने होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है। साथ के साथ आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सेबी का जो बोर्ड है वो कितने सदस्यों से मिलके बनता है, तो उसमें 9 सदस्य होते हैं। फिर उसी तरह से जो IRDAI है, जो रेगुलेटर है, तो IRDAI के बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, तो इंक्लूडिंग चेयरमैन 10 मेंबर होते हैं। जब भी कभी इस तरह से रेगुलेटर के संबंध में, रेगुलेटरी बॉडी के संबंध में जब कभी भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान में रखा करिए, वो एग्जामिनेशन का एक बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाया करता है ना। फाइनेंस के न्यूज़ को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो मिला उसी को पढ़ लीजिए, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। PFRDA का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अभी एक बड़ा बैंकिंग न्यूज सामने आ रहा है। KVG, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है ना, वो एक RRB है, एक ग्रामीण बैंक है। डैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिनांस मिनिस्ट्री की हिस्सेदारी इसमें 50% होगी, स्पॉन्सर बैंक की 35% होगी और स्टेट गवर्नमेंट की 15% होगी। तो भारत के 43 RRBs में, 43 RRBs में KVG एक बड़ा ही महत्वपूर्ण RRB है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आप देखिए कि हमेशा इस बैंक का न्यूज़ एग्जामिनेशन में पूछता है, हमेशा इस बैंक के संबंध में आपको अखबारों में है ना खबर देखने को मिले। सो इस बैंक के संबंध में परीक्षाओं में क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक भारत का पहला RRB बना है जिसने
EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू किया है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या है कि बैंकों का एक नॉन फंड बेस्ड बिजनेस होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी is a cross-selling product of a bank, is a para banking। अब अगर आप IBPS का या फिर RBI SBI के मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रॉस सेलिंग, पारा बैंकिंग, ये सब क्या होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बैंक ने NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, NESL नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के कोलैबोरेशन से EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू किया है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का जो प्रारंभ है वो HDFC बैंक ने शुरू किया था। तो इससे जो बोरोवर्स होते हैं, जो भारी मात्रा में उधार लेते हैं, या फिर जो मध्यम श्रेणी के जो उधारकर्ता हैं, उधार देने वाले हैं, लेने वाले हैं, उनकी सहूलियत के लिए बैंक गारंटी का स्कीम चलता है बैंकों के द्वारा। और बैंकों की इनकम का एक अच्छा सोर्स है ना। इसमें बैंक गारंटर बन जाते हैं और एक पार्टी दूसरे पार्टी को बड़े आसानी से उधार दे देता है। तो ध्यान में रखिएगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक भारत का पहला RRB बना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, एक न्यूज HDFC फंड से रिलेटेड आया है। HDFC फंड ने टैप टू इन्वेस्ट, यहाँ पे टू का मतलब ये होगा, है ना, टैप टू इन्वेस्ट स्कीम शुरू किया है। इसके थ्रू उसने व्हाट्सएप के चैनल का यूज शुरू किया है ना। व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, छोटा न्यूज है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब देखें और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। अभी SBI का एक बड़ा न्यूज सामने आया है। SBI ने सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है। सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक के, और इसमें 295 मिलियन USD, $295 मिलियन का जो लोन है SBI को दिया जाएगा। और SBI जो है वो उस पैसे का यूज KCC में करेगा, किसान क्रेडिट कार्ड में करेगा। ये बैंकों का एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है एग्रीकल्चर साइड में लोन का डिसबर्समेंट करना। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा जो न्यूज होता है ना वो डेटा के साथ पूछता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में SBI ने कितने करोड़ रुपए या कितने मिलियन डॉलर के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट किया है, उस अमाउंट को कहाँ पर डिसबर्स किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अच्छा, ये एक तरह का सोशल लोन फैसिलिटी है ना। यहाँ पर आप एक चीज को समझ लीजिए, भारत में बैंकें लोन देने के लिए जो अमाउंट रखती हैं उसको कहते हैं ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, है ना। अब ANBC का जो 40% है वो बैंकों को करना पड़ता है क्या, PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। RBI ने सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन मापदंड तय कर दिए हैं कि बैंकों को इस सेक्टर में ही लोन देना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर लोन हो गया, होम लोन हो गया, लोन टू वीकर सोसाइटी हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो ओवरड्राफ्ट दिया जाता है ना, तो 100 रुपया में 40 रुपया PSL करना पड़ेगा।
है ना। तो इस 40% का 18%, पूरे का नहीं, 40% का 18% जो है वो एग्रीकल्चर पीएसएल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। पीएसएल को भी सेक्शन वाइज बांटा गया है। तो अभी का जो हमारा न्यूज़ था, एक सोशल फ्रेमवर्क के तहत एसबीआई जो है वो इस लोन का जो प्रयोग है, इस लोन का जो उपयोग है वो किसान क्रेडिट कार्ड में करेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम जो है वो 1998 में शुरू किया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज आज और कल के हैं। इसमें एसबीआई का एक रिपोर्ट मुद्रा के संबंध में आया है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी, है ना। अक्सर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और तैयारी करते वक्त आप इसको जानते होंगे कि इसके बारे में हमेशा न्यूज आता रहता है ना। इसमें एक नया डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू लोन का जो लिमिट है वो कुछ बढ़ाया गया है। जैसे कि आप जानते हो कि इसमें शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी में लोन मिलते थे, है ना। शिशु कैटेगरी में अप टू 50,000, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख। तो अभी बजट में ये कहा गया है कि जिन लोगों ने तरुण कैटेगरी में अपने लोन का टाइमली रिपेमेंट कर दिया है वो अब 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल है ना। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी आपको बैंकों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि एसबीआई ने मुद्रा पर क्या रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि मुद्रा के थ्रू कुल 52 करोड़ अकाउंट है और इसमें से ऑलमोस्ट 50% जो मुद्रा अकाउंट है वो एसटी, एससी और ओबीसी का है। इसका मतलब ये है कि मुद्रा योजना के आने के बाद से हमारे देश में जो मीडियोकर श्रेणी का, मध्यम स्तर का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और साथ साथ इसमें छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी काफ़ी आए हैं। समथिंग नया करना, समथिंग इनोवेटिव करना, है ना। तो मुद्रा का डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी ये डेटा पूछ देता है एग्जामिनेशन में कि अभी हाल ही में किस बैंक का मुद्रा एनपीए सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। या अभी जो वित्तीय वर्ष ख़त्म हो गया है 2024-25, तो अपकमिंग जो एसबीआई का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब 2024-25 में मुद्रा के थ्रू कुल कितना लोन डिसबर्स हुआ है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ है। और यदि मुद्रा योजना में पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बड़े बदलाव हुए होंगे तो वो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? ये तो जाहिर सी बात है ना, सोशल प्रोग्राम है, सामाजिक योजना है, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट बैंकिंग न्यूज, क्योंकि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था तो इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज और भी है, मैं ट्राई करता हूँ उसको बतलाने का। अभी
आरबीआई का एक न्यूज आया है। ऐसे तो ये न्यूज काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुका होगा। आरबीआई में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। पूनम गुप्ता जी को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया है और ये 3 सालों के लिए नियुक्त हुई। इन्होंने माइकल देवव्रत पात्रा को रिप्लेस किया। ठीक है, तो पूनम गुप्ता के संबंध में आपको इनिशियल जानकारी अब होनी चाहिए, है ना। अभी प्रेजेंट समय में वो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की डायरेक्टर है। ठीक है, और इसके साथ साथ 16वें फिनांस कमीशन में वो कन्वेनर हैं, समन्वयक हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ने 16वें फिनांस कमीशन को नोटिफाइड कर दिया है, जिसमें श्री अरविंद पनगड़िया जो हैं, जो नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन थे, वो 16वें फिनांस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं, है ना। इसके अलावा पूनम गुप्ता जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल की भी सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद होती है, आप जानते ही होंगे, तो उनकी वो भी सदस्य है। ठीक है, अच्छा, अभी 2 बैंकों का एक न्यूज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। अब जानते हैं कि दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो ये जो न्यूज है वो गिफ्ट सिटी गुजरात से संबंधित है ना। गिफ्ट सिटी गुजरात में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इसके चेयरमैन के राजा राम है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी बोलते हैं ऐसे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके चेयरमैन के राजा राम है। तो अभी यहाँ पर इन दोनों बैंकों को NRI और PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, NRI तो भारतीय होते हैं। हमारे देश में जो कानून है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फेमा में NRI की परिभाषा दी गई है। एग्जाम में पूछता है कि NRI की परिभाषा किस में है, फेमा में, है ना। तो NRI तो भारतीय होते हैं, इनकी नागरिकता भारतीय होती है, लेकिन जो PIO होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब एक व्यक्ति के पूर्वज भारतीय थे, वो अब दूसरे देश का नागरिक है, उसका जन्म भी उसी देश में हुआ है ना, उसी देश का नागरिक। आपको वेस्ट इंडियन कंट्रीज़ में, जमैका में, त्रिनिदाद टोबैगो में, ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्री मॉरिशस में, ये जो पैसिफिक ओशन का जो आइलैंड नेशन है फिजी, जिसकी राजधानी सुआ है, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे भारतीय मिल जाएंगे, है ना। बट पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भारतीय नागरिक नहीं है ना। तो इन दोनों बैंकों को NRI और PIOs को
के लिए एक कॉरपोरेट एजेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है कि अब आप एक कॉरपोरेट एजेंट के भांति ऐसे लोगों का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इन दोनों बैंकों के लिए। बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि होने की संभावना है। अच्छा, अभी आईसीआईसीआई बैंक का एक न्यूज़ आया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है। और आप ये ध्यान में रखिएगा, इंक्लूडिंग एचडीएफसी प्लस एसबीआई, ये जो आईसीआईसीआई बैंक है वो डीएसआईबी है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक है ना। भारत में 3 ऐसे बैंक हैं जो डीएसआईबी हैं, ये 3 बैंक, ठीक है। ऐसे तो जीएसआईबी भी होता है, ग्लोबल सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक, है ना। इसमें भी करीब मुझे लगता है कि मुझे डेटा याद नहीं है, 26-27 बैंक होंगे इसमें हमारा एचडीएफसी भी शामिल है जीएसआईबी में। तो आईसीआईसीआई बैंक एक डीएसआईबी है। इसका न्यूज काफ़ी पॉपुलर रहता है एग्जामिनेशन में। तो अभी इसका एक न्यूज़ आया है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आईसीआईसीआई मर्चेंट सर्विसेज में इसके जो 19% शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स को ये ऑफलोड कर देगा, सारे शेयर्स को ये बेच देगा। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई मर्चेंट सर्विसेज से पूरी तरह से एग्जिट होने वाला है ना। जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े शेयर के साथ किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश करता है, बात समझ में आ रही है ना, या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है ना अपने पूरे शेयरों के साथ या एक अच्छे खासे संख्या में शेयरों के साथ जब उस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करता है ना, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1955 में यूएसए प्लस वर्ल्ड बैंक के सजेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेहरू गवर्नमेंट ने बनाया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो मीडियोकर श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के जो उद्योग उस वक़्त विकसित हो रहे थे, उस वक़्त जो डेवलप हो रहे थे, उनको क्रेडिट सप्लाई करना, है ना। समय के साथ जब इसकी ज़रूरत पूरी हो गई और हमारे देश में जब 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एलपीजी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया, तो अब धीरे धीरे आईसीआईसीआई का जो सिग्निफिकेंस था, जो ज़रूरत थी, वो लगभग पूरी हो चुकी थी। तो भारत सरकार ने इसको बेच दिया और 1994 में ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक बना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स और बैंकिंग का जो न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा कि न्यूज़पेपर से सर्च करें। अगर आपको मेंस लिखना है तो पिछले 6 महीने से अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम है और आप 15 दिन पहले किसी चैनल को या फिर किसी साइट को ओपन करके ये उम्मीद लगाते हैं कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर लूँगा, तो मुझे लगता है थोड़ा परेशानी होगा, है ना। बट ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।